नमो नमो प्रणाम गुरुजी। ओ नमो प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलानं च सव्येसें परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण के अंतिम चरण में हम लोग हैं। आज यहाँ पर फिर से एक बार क्रियापद सिद्धि ही देखेंगे और क्रियापद सिद्धि से पहले जो जिस कारण हम क्रियापद की सिद्धि कर पाते हैं वो नियम, उस नियम को भूलना नहीं चाहिए नियमों को। तो पहले एक बार नियमों का पुनरावर्तन कर लेते हैं। आप सभी को भी बोलना है साथ में, तो आप लोग का म्यूट है फिर भी यहाँ पर बोलना है साथ साथ में। तो चलिए नियम को दोहराते हैं। तो प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ति आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और वो से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है। नियम नंबर 6, ति आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नियम नंबर 7, अर्थात पद के अंत में सौ हो तो सौ का र हो जाता है। नियम नंबर 8, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। नियम नंबर 9, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। नियम नंबर 10, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 11, रु वर्ण का गुण और ई वर्ण का गुण ए, उ वर्ण का गुण ओ होता है। नियम नंबर 12, विकरण प्रत्यय अपूर्व धातु के अंत्य ह्रस्व या दीर्घ नामी स्वर का दीर्घ नामी स्वर का गुण होता है। फिर नियम नंबर 13, ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमानुसार अ, आय, औ तथा आव होता है। नियम नंबर 14, चौथे गण के धातु को य विकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 15, य विकरण प्रत्यय लगने पर चौथे गण के धातुओं को गुण नहीं होता है। नियम नंबर 16, छठे गण के धातुओं को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 17, अविकरण प्रत्यय लगने पर छठे गण के धातुओं का गुण नहीं होता है। नियम नंबर 18, 10वें गण के धातुओं को अपना ई प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 19, 10वें गण के ई प्रत्यय लगने के बाद पहले गण की तरह अविकरण प्रत्यय लगता है और गुण होता है। नियम नंबर 20, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य ह्रस्व नामी स्वर का गुण होता है। नियम नंबर 21, ई प्रत्यय लगने पर धातु के उपांत्य अ तथा अंत्य ह्रस्व या दीर्घनामी स्वर की वृद्धि होती है। नियम नंबर 22, रु वर्ण की वृद्धि अ की वृद्धि आ, रु वर्ण की वृद्धि आर, ई वर्ण की वृद्धि ऐ तथा उ वर्ण की वृद्धि औ होती है। नियम नंबर 23, कत, गण, रच, स्पृह और मृग इन 5 धातुओं में गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। ये 23 नियम के आधार पर अब तक हम प्रथम गण, चतुर्थ गण, षष्ठम गण और दशम गण इन चारों गण के वर्तमान काल के परस्मैपदी धातुओं के
रूप की सिद्धि कर चुके हैं, क्रियापद की सिद्धि कर चुके हैं। अब ऐसे ही कि धातु, कुछ धातु ऐसे हैं जिसे आदेश वाला धातु बोला जाता है, जिसे बोला जाता है ये आदेश वाला धातु। ये आदेश वाला धातु जो है वो कुछ कुछ इस प्रकार से है कि आदेश वाला धातु, तो जो कि ये आदेश वाला धातु जो है कि आदेश क्या है कि धातु के मूल धातु के रूप में अर्थात तो मूल धातु का प्रयोग न होकर उसके सामने आने वाला जो धातु रूप जो धातु होता है उसे आदेश वाला धातु कहा जाता है। और ऐसे ही आदेश वाला धातु का भी रूप किस प्रकार से होता है वो देखेंगे, लेकिन किस धातु का आदेश क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर है कि एक नियम है जो कि वो उसको हमें यहाँ पर देखना है कि 24वां नंबर नियम, 23 नंबर नियम तो हम सीखे थे 23 नियम, अब 24वां नियम ये भी सीखना है कि 24वां नियम के विकर्ण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं का आदेश होता है। विकर्ण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं का आदेश होता है, और वह आदेश क्या क्या, कौन कौन से धातुओं के क्या क्या आदेश होता है तो वह इस कोष्टक के द्वारा देखेंगे। पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पर गण लिखा गया है कि कौन से गण के धातु हैं, तो यहाँ पर दिया गया है पहले गण के कुछ धातु में देखेंगे कि पहले गण परस्मैपदी, और एक धातु है यहाँ पर आपका गम धातु है। जो गम धातु है, इन गम धातु का आदेश क्या होता है तो गमामी रूप नहीं होता है, रूप क्या होता है गच्छामी। तो गम का यहाँ पर सामने दिया गया ये आदेश हुआ है, गम का आदेश क्या हुआ है तो गम का आदेश हुआ है गच्छ, और गच्छ के अनुसार हम उसका फिर रूप करेंगे, जैसे नम के अनुसार उसके बाद उसका रूप करना है, जैसे नमामि, नमावह, नमामह, उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन है नमामि, तो यहाँ पर गम का गच्छा होने के बाद उसका रूप क्या होगा उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने गच्छावह, उत्तम पुरुष बहुवचने गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचने गच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने गच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने गच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने गच्छन्ति। तो ये गम का गच्छ आदेश होने के बाद उसका रूप जो पूर्व में हम लोग देख चुके हैं उसके अनुसार इसका रूप चलता है। अर्थ क्या होता है, गम धातु का अर्थ क्या है तो गम धातु का अर्थ होता है जाना, गमन करना, इसका अर्थ होता है गम धातु का। दूसरा एक धातु है स्था धातु है, पहले गण का है, परस्मैपदी है, जिसका आदेश हो जाता है तिष्ठ। रूप क्या होगा उत्तम पुरुष एक वचने तिष्ठामि, उत्तम पुरुष द्विवचने तिष्ठावह, उत्तम पुरुष बहुवचने तिष्ठामः इत्यादि। इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है खड़ा रहना या तो स्थिर रहना। उसके बाद और एक धातु है द्रुस धातु, कोई कोई इसे द्रस बोल देते हैं, द्रस द्रस नहीं है, धातु क्या है द्रुस, रू है, र नहीं है, रफला नहीं है, ये रूकार है, इसलिए द्रुस धातु है। और द्रुस धातु का आदेश क्या होता है तो द्रुस धातु का आदेश हो जाता है पश्य, द्रुस धातु का आदेश हो जाता है पश्य, और पश्य होने के बाद उसका रूप चलता है उत्तम पुरुष एक वचने पश्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पश्यावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पश्यामः इत्यादि इत्यादि। अर्थ क्या होता है तो द्रुस धातु का अर्थ होता है देखना। उसके बाद और एक धातु है जिसका यहां पर धातु है दा धातु, और दा धातु का यहां पर आदेश हो चुका है यच्छ, दा धातु का आदेश यहां पर बन चुका है यच्छ, और यच्छ होने के बाद उसका रूप चलता है उत्तम पुरुष एक वचने यच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने यच्छावह, उत्तम पुरुष बहुवचने यच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने यच्छसि इत्यादि इत्यादि उसका रूप भी चलता है। और इसका अर्थ होता है कि देना या तो फिर दान देना। उसके बाद यहां पर एक पा धातु है पा, लेकिन इसका आदेश हो जाता है पीब, पा धातु का आदेश पीब होता है, और पीब होने के बाद उसका रूप होता है उत्तम पुरुष एक वचने पीबामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पीबावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पीबामः इत्यादि इत्यादि। पा धातु का अर्थ क्या है
तो पा धातु का अर्थ होता है पीना। उसके बाद एक धातु है मद धातु, लेकिन ये पहले गण के धातु नहीं। अब तक जितने भी धातु देखे गम से लेकर पा तक, ये सारे के सारे पहले गण के धातु था, और सभी के सभी परस्मैपदी धातु। अब यहाँ एक चौथे गण का धातु आया, जिसका ये जो धातु है ये मद धातु। लेकिन मद का यहाँ पर आदेश क्या होता है? तो मद का आदेश यहाँ पर माद हो जाता है। मद का आदेश माद, और माद होने के बाद इसका रूप कौन से गण के धातु है? मद। तो मद धातु देखे ये चौथे गण का धातु है। कौन से गण का है? चौथे गण। और चौथे गण का विकर्ण प्रत्यय क्या लगता है? तो चौथे गण का विकर्ण प्रत्यय होता है य, अर्थात जैसे क्रुद्ध्यामि, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मद का माद हुआ है, और उसका रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने मद्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने मद्यावह, उत्तम पुरुष बहुवचने मद्यामह, इत्यादि इत्यादि रूप होता है। तो मद धातु का अर्थ क्या होता है? तो मद धातु का अर्थ होता है कि मस्त होना, प्रमाद करना, भूल जाना, चुक जाना, चुकना, ये मद धातु का अर्थ होता है, जिसका आदेश माद होता है। और एक चौथे गण का धातु है जिसका नाम है कि श्रम। ये श्रम धातु भी ये चौथे गण का है, इसका आदेश होता है श्राम। जैसे मद का माद, उसी प्रकार यहाँ पर श्रम का श्रम, और इसका भी रूप उसी प्रकार से होगा। उत्तम पुरुष एक वचने श्राम्यामि, उत्तम पुरुष बहुवचने श्राम्यावह, उत्तम पुरुष बहुवचने श्राम्यामः, इत्यादि इत्यादि। और इसका अर्थ होता है थक जाना। श्रम धातु का अर्थ होता है थक जाना। और एक धातु है चौथे गण का, जो कि ये शम धातु है, शम, और इसका आदेश हो जाता है शाम, और उसका रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन है शाम्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन है शाम्यावह, उत्तम पुरुष बहुवचन है शाम्यामः, जिसका अर्थ क्या होता है सम धातु का? तो सम धातु का अर्थ होता है कि शांत होना। यह भी चौथे गण का धातु है। अब कुछ छठे गण का धातु देख लेते हैं। तो छठे गण का यहाँ पर एक धातु है ईश धातु। कौन सा धातु है? ईश। और ईश धातु ये छठे गण का है, परस्मैपदी है, इसका आदेश होता है इच्छ। इस धातु का इच्छ आदेश होता है, और इच्छ आदेश होने के बाद इसका रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने इच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने इच्छावह, उत्तम पुरुष बहुवचने इच्छामः। तो ये इच्छ धातु, ईश धातु का अर्थ क्या होता है? इच्छा करना। अब और एक धातु है जो कि प्रच्छ धातु है। क्या धातु है? प्रच्छ। और प्रच्छ धातु का आदेश यहां पर हो जाता है पृच्छ। प्रच्छ धातु का आदेश होता है पृच्छ, और पृच्छ आदेश होने के बाद इसका रूप चलता है उत्तम पुरुष एक वचने पृच्छामि, उत्तम पुरुष बहुवचन द्विवचने पृच्छावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पृच्छामः। और जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रच्छ धातु का अर्थ होता है कि पूछना। ये आदेश अभी तक तो इतना काफी है। आगे जाकर क्या इतने ही आदेश वाले धातु हैं? पहले एक प्रश्न होता है कि क्या इतना ही है आदेश वाले धातु कि नहीं? बहुत सारे आदेश वाले धातु हैं। वो सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार जिसका जो आदेश होगा वो सामने दिखाया जाएगा। अभी इस आदेश वाला धातु को कौन से धातु का क्या क्या आदेश होता है उसे हमें याद रखना है। जैसे गम धातु है, गम धातु का आदेश क्या हो जाता है? चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। गम धातु है, गम धातु का आदेश क्या होता है? गम धातु का आदेश, तो गम धातु का आदेश होता है गच्छ होता है। सही है, गम धातु का आदेश गच्छ होता है। उसी प्रकार स्था धातु है, स्था धातु का आदेश तिष्ठ। किसका माइक के ये थोड़ा सा तकलीफ कर रहा है वो म्यूट ही रखें। हाँ, स्था धातु का आदेश क्या होता है? तो स्था धातु का एक मिनट, A38 आप म्यूट ही रहने दीजिए, आप अनम्यूट नहीं कीजिए, आप म्यूट ही रहने दीजिए। A38 वाला म्यूट ही रखें क्योंकि आपके वहां से बहुत आवाज आ रही है। ओके, धन्यवाद। चलिए,
स्था धातु का आदेश हम लोग देखे, स्था धातु का आदेश क्या है? तिष्ठ। उसके बाद द्रुस धातु है, द्रुस धातु का आदेश क्या होता है? पश्य। द्रुस धातु का आदेश पश्य होता है। उसके बाद देखे दा धातु, देखे दा धातु का आदेश ये यच्छ। ओके, उसी प्रकार पा धातु है, पा धातु का आदेश पीव। अब उसके बाद है कि आएगा नहीं, क्योंकि सब में हलंत है ना, पिप में हलंत नहीं दिया हुआ, तो आएगा हलंत। यहाँ इस क्लास में ये क्या बातें करने के लिए क्लास है ये? हम लोग किसके लिए उपस्थित हुए हैं यहाँ पर? अध्ययन के लिए। तो फिर यहाँ पर अध्ययन करना है। अगर बातें उतना ही जरूरी है, अगर करना ही आवश्यक है, अगर लगता है कि हाँ बात किए बिना नहीं चल सकता है, तो एक काम कीजिए, कम से कम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, उसके बाद कीजिए, ताकि बाकी सारे जो हैं उन लोग को डिस्टर्ब ना हो, उन लोग को कोई प्रतिबाधित ना हो, तो वो म्यूट रख लें और उसके बाद बातें कर लें, उसके बाद अध्ययन में आगे बढ़े। मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे यहाँ पर कि पा धातु का आदेश क्या होता है? तो पा धातु का आदेश होता है पीब। पा धातु का आदेश पीब। मद धातु ये चौथे गण के धातु है, मद धातु का आदेश होता है माद। मद धातु का माद आदेश होता है। उसके बाद श्रम धातु, तो श्रम धातु का अर्थ होता है अर्थ बोला, आदेश नहीं बोला। थक जाना। हाँ, श्रम धातु का थक जाना है और उसका आदेश होता है श्राम। उसके बाद शम धातु है, शम धातु का आदेश होता है शाम। उसके बाद एक ईश धातु है, छठे गण का है, और ईश धातु का आदेश होता है इच्छ। और एक धातु है प्रच्छ धातु है, प्रच्छ धातु का आदेश होता है पृच्छ। तो इस प्रकार ये जो आदेश है, इन आदेशों को हम याद रखेंगे, और आदेश को याद रखने के बाद अगर पूछा जाए कि गम धातु का रूप किस प्रकार से होता है, तो गम धातु का रूप किस प्रकार से होता है, तो वो यहां पर देख लेंगे कि गम धातु परस्मैपदी वर्तमान काल, जिसका अर्थ होता है जाना, और उसका रूप किस प्रकार से है, तो यहां पर देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि। गम धातु उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने गच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने गच्छावः, मध्यम पुरुष बहुवचने गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचने गच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने गच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने गच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने गच्छन्ति। फिर से एक बार साथ में बोलिएगा। गम धातु परस्मैपदी, अर्थ होता है जाना, और वर्तमान काल के रूप इस प्रकार से हैं कि उत्तम पुरुष एक वचने गच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने गच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने गच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने गच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने गच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचने गच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने गच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने गच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने गच्छन्ति। चलिए, बाकी सारे जो आदेश वाला धातु है उनका रूप कौन बोल पाएगा? हैंड राइजिंग कीजिए, जिसे को बोलना है वो हैंड राइजिंग कीजिए, म्यूट ही रहने दीजिए, जिसे पूछा जाए वहीं अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे के सारे म्यूट। हाँ, हैंड राइजिंग कीजिए, हैंड राइजिंग जो जो किए हुए हैं। ओके, A69 प्रणाम सर। हाँ जी, आप बोलिए। स्था धातु का आदेश क्या होता है? तिष्ठ। तिष्ठ। तो चलिए तिष्ठ का रूप बोलिए।
स्था धातु का उत्तम पुरुष एक वचन तिष्ठामि, उत्तम पुरुष बहुवचन नहीं तिष्ठावः, नहीं 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 नहीं, एक वचन के बाद बहुवचन, द्विवचन सॉरी हाँ सॉरी द्विवचन, हम सॉरी द्विवचन तिष्ठावः, उत्तम पुरुष बहुवचन तिष्ठामः, मध्यम पुरुष एक वचन तिष्ठन्ति तिष्ठत्सि, मध्यम पुरुष द्विवचने तिष्ठथः, मध्यम पुरुष बहुवचने तिष्ठथ, अन्य पुरुष एक वचने तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति अन्य नहीं, पुरुष तिष्ठति, तिष्ठति तिष्ठति, अन्य पुरुष द्विवचने तिष्ठन्तः, तिष्ठन्तः अन्य नहीं, पुरुष तिष्ठतः, तिष्ठन्तः अन नहीं आता बीच में, तिष्ठतः हाँ तिष्ठतः, तिष्ठतः ओके, अन्य पुरुष बहुवचने तिष्ठन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए A9, उसके बाद A9 आप बोलिए। उसके बाद बोलिए द्रुस धातु का आदेश क्या होता है? पश्य। द्रुस धातु का आदेश पश्य होता है, तो पश्य होने के बाद द्रुस धातु का रूप बोलिए। जी, उत्तम पुरुष एक वचन पश्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन पश्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन पश्यामः, मध्यम पुरुष एक वचन पश्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन पश्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचन पश्यथ, अन्य पुरुष एक वचन पश्यति, अन्य पुरुष द्विवचन पश्यत, अन्य पुरुष बहुवचन पश्यन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए A90, सर कुछ सवाल, सर मिच्छामि दुक्कडम, सर कुछ सवाल थे वो अंत में लेंगे या अंत में आएगा वो। हाँ प्रणाम गुरुजी। चलिए उसके बाद आप बोलिए दा धातु का आदेश क्या होता है? दा धातु का, हाँ जी बोलिए, दा धातु का आदेश। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन यच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचन यच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचन यच्छामः, मध्यम पुरुष यच्छसि, द्विवचन यच्छतः, मध्यम पुरुष नेटवर्क बहुत अन्य प्रॉब्लम है, नेटवर्क आपका प्रॉब्लम है, आवाज ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार। फरीથી बोलूं? हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन यच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचन यच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचन यच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचन यच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचन यच्छथ, मध्यम पुरुष द्विवचन यच्छथ, अन्य पुरुष एक वचन यच्छति, अन्य पुरुष द्विवचन यच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचन यच्छन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए A31 पा धातु का आदेश क्या होता है? पीब। पीब, ओके रूप बोलिए क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचने पीबामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पीबावः, उत्तम पुरुष बहुवचने पीबामः, मध्यम पुरुष एक वचने पीबसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पीबथः, मध्यम पुरुष बहुवचने पीबथ, अन्य पुरुष एक वचने पीबति, अन्य पुरुष द्विवचने पीबतः, अन्य पुरुष बहुवचने पीबन्ति। ओके A07 प्रणाम गुरुजी। मद धातु है, मद धातु का आदेश क्या होता है? मध्य धातु का आदेश होता है माद। और कौन से गण के धातु हैं? चौथे गण का। चौथे गण का, ओके चलिए रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने मादामी। मादामी नहीं होता है। चौथे गण का कौन से विकरण प्रत्यय लगता है? अरे हाँ, चौथे गण का विकरण प्रत्यय याद रखना है। पहले गण का विकरण प्रत्यय क्या है? अ। चौथे गण का य, तो क्या लगेगा यहाँ पर? य लगेगा, अर्थात रूप क्या होगा? माध्यामी। माध्यामी। ओके। उत्तम पुरुष एक वचने माध्यामी, उत्तम पुरुष द्विवचने माध्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने माध्यामः,
मध्यम पुरुष एक वचने माध्यसी, मध्यम पुरुष द्विवचने माध्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने माध्यथ, अन्य पुरुष एक वचने माध्यति, अन्य पुरुष द्विवचने माध्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने माध्यन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद A22 प्रणाम A22 गुरुजी। हाँ जी, श्रम धातु है। श्रम धातु का आदेश क्या होता है? श्राम, श्राम कौन से गण के धातु हैं? चौथे गण के। चौथे गण के धातु है। चलिए इसका रूप बोलिए। श्राम्यामि, श्राम्याव। उत्तम पुरुष एक वचने। हाँ, उत्तम पुरुष एक वचने श्राम्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने श्राम्याव, उत्तम पुरुष बहुवचने श्राम्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने श्राम्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने श्राम्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचने श्राम्यथ, अन्य पुरुष श्राम्यथ क्या बोलना है उसको? थ पूरा बोलना है। श्राम्यथ, यथ नहीं, श्राम्यथ। श्राम्यथ, अन्य पुरुष एक वचन श्राम्यति, अन्य पुरुष द्विवचन श्राम्यतः, अन्य पुरुष बहुवचन श्राम्यन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए A52 शम धातु। शम धातु का आदेश क्या होता है? श्रम धातु का आदेश शाम। शम धातु का शाम आदेश होता है। कौन से गण के हैं? चौथे गण का। चौथे गण का है। ओके रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने शाम्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचने शाम्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचने शाम्यामः, मध्यम पुरुष एक वचने शाम्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचने शाम्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचने शाम्यथ, अन्य पुरुष एक वचने शाम्यति, अन्य पुरुष द्विवचने शाम्यतः, अन्य पुरुष बहुवचने शाम्यन्ति। ओके धन्यवाद। A17 प्रणाम गुरुजी। ईश धातु। ईश धातु कौन से गण का है? छठे गण का। आदेश क्या होता है? इच। इच। ओके रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने इच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने इच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने इच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने इच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने इच्छथः, मध्यम पुरुष बहुवचने इच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने इच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने इच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने इच्छन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद A13 A13 प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रच्छ धातु कौन से गण के धातु है? छठे गण के। छठे गण के धातु है। ओके प्रच्छ धातु का आदेश? पृच्छ। प्रच्छ धातु का पृच्छ आदेश होता है। रूप बोलिए। उत्तम पुरुष एक वचने पृच्छामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पृच्छावः, उत्तम पुरुष बहुवचने पृच्छामः, मध्यम पुरुष एक वचने पृच्छसि, मध्यम पुरुष द्विवचने पृच्छतः, मध्यम पुरुष बहुवचने पृच्छथ, अन्य पुरुष एक वचने पृच्छति, अन्य पुरुष द्विवचने पृच्छतः, अन्य पुरुष बहुवचने पृच्छन्ति। ओके धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखें कि गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, गच्छसि, गच्छथः इत्यादि रूप देखे, लेकिन इसकी सिद्धि कैसे होगी? तो इसके भी सिद्धि देख लेते हैं। इसमें सिर्फ एक नियम ऐड करना है, एक नियम इसमें जोड़ना है, जो कि हम यहाँ पर 24वां नियम देखे हैं। क्या देखे थे 24वां नंबर नियम? फिर से एक बार कि विकरण प्रत्यय लगने पर कब आदेश करना है? विकरण प्रत्यय लगने पर। जब तक विकरण प्रत्यय नहीं लगता है तब तक इसका आदेश भी नहीं होता है। हमें नियम के अनुसार चलना है। तो नियम क्या बता रहे हैं कि विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं का आदेश होता है। यार कुछ धातुओं के यहाँ पर आदेश होते हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जिनका आदेश होता है, और जिनका आदेश क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो ये नियम एक ऐड करना है, ये नियम एक जोड़ना है। कब? विकरण प्रत्यय लगने के बाद। यानी विकरण प्रत्यय तक तो सेम टू सेम करना है। अब क्या करना है? जैसे कि गम धातु के यहाँ पर हम सिद्धि क्या करेंगे? सिद्धि मान लीजिए ये गच्छामि सिद्ध करना है, तो गच्छामि सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? प्रथम नंबर नियम जैसे सीखे थे उसी प्रकार क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या आएगा? तो मूल धातु।
तो गच्छामी है, तो इसका मूल धातु किसका रूप है? गच्छामी। कौन से धातु का रूप है? गम गम धातु। तो फिर हमें धातु के सामने भी क्या लिखना है? गम। यानी वही लिखना है, गम धातु लिखना है। उसी प्रकार मान लीजिए इच्छामी हो, इच्छामी सिद्ध करना हो, तो उसी प्रकार क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या लिखेंगे? ईश धातु लिखेंगे। सही है। मान लीजिए पीबामी सिद्ध करना हो, तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, तो धातु क्या लिखेंगे? पा धातु। क्या लिखेंगे? पा का पीबा आदेश होता है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? पा धातु। मान लीजिए तिष्ठामी सिद्ध करना है, तो वहां पर क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु क्या लिखेंगे? स्था धातु। सही है। तो उसी प्रकार चलिए अब म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या सिद्ध करना है हमें? गच्छामी। तो प्रथम नंबर नियम जो था वही लिखेंगे, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु क्या आएगा? गम। सेकंड नंबर, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, यहाँ भी धातु आएगा गम। तीसरा नंबर कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, तो गम प्लस मी। म्यूट कर ले। किसका चालू है माइक? मिच्छामी दुक्कड़म। चलिए, गम प्लस मी। नियम नंबर 4 क्या लगेगा? कि ती आदि प्रत्यय लगने पर अविकरण प्रत्यय लगता है। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी गम प्लस अ प्लस मी। कहां तक हो गया? तो गम प्लस अ प्लस मी। अब यहां पर नियम देखेंगे। नियम क्या बोला गया है? विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। तो ये विकरण प्रत्यय लग गया, तो लग गया है। अब कुछ धातुओं के आदेश होते हैं, ये नियम लिखेंगे कि विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं का आदेश होता है। क्या आदेश होता है? तो वहां यहाँ पर हम लिख देंगे। अब गम के बदले क्या लिखेंगे? तो गम के बदले अब लिखेंगे यहाँ पर जो आदेश है वो गम का आदेश क्या होता है? गच्छ, यानी गच्छ प्लस अ प्लस मी। अब ये गच्छ धातु कैसे हैं? गुण वाला की गुण रहित, गुण सहित की गुण रहित। तो गच्छ धातु गुण रहित है, क्योंकि गुण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक उपांत्य गुण और दूसरा अंत्य गुण। तो अंत्य गुण को अंत्य पहले चेक कर लेते हैं। अंत्य अर्थात, अंत्य का अर्थ क्या होता है? लास्ट में। हाँ, लास्ट। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? तो ह्रस्व के दीर्घ नामी स्वर। तो इसमें क्या है? लास्ट में स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, यानी अंत्य गुण तो होगा नहीं। उपांत्य, तो उपांत्य का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट में भी क्या होना चाहिए? ह्रस्व नामी स्वर होना चाहिए। वो भी ह्रस्व ही, ह्रस्व और ह्रस्व हो, इन तीनों में से कोई हो तो ही गुण हो सकता है। क्या है इसमें? तो इसमें तो चौ है, तो चौ क्या है? व्यंजन है, इसलिए ये गुण रहित धातु है। ये धातु कैसे हैं? गुण रहित है। तो फिर अब क्या करेंगे? तो अब ये देखिए, मौ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय है, तो मौ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ है कि नहीं? तो है। तो फिर वो नियम लगाएंगे, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाएगा, यानी गच्छ प्लस आ प्लस मी। अब क्या कर देंगे? आप इसको पद बना देंगे। तो पद क्या बन जाएगा? आदि प्रत्यय जिसे उसे पद कहते हैं, गच्छामी। इस तरह से पद बन चुका है। इसमें कितना नियम ऐड किए, कितना नियम जोड़े? इसमें पहले से सिर्फ एक ही। कौन सा जोड़ा गया? कि विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं को आदेश होता है, आदेश होते हैं, और कोई दूसरा इसमें नियम नहीं जोड़ा गया। तो इसी प्रकार इसका सिद्धि अब आप लोग खुद पे खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते जी, कर सकते गुरुजी, कर सकते हैं ना। कहाँ लगाना है ये नियम? कि विकरण प्रत्यय लगने के बाद। विकरण प्रत्यय, जब तक विकरण प्रत्यय नहीं लगता है तब हम पूर्व के नियम अनुसार जैसे 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 चालू था वही होगा। और जैसे विकरण प्रत्यय लगा तो ये नियम लगा देना है कि विकरण प्रत्यय लगने पर कुछ धातुओं के आदेश होते हैं। और जो धातु जो धातु का आदेश जो होता है वहां पर लिखना है। जैसे गम धातु था, यहाँ पर गम का आदेश क्या कर दिए? गच्छ। मान लीजिए स्था धातु है तो उसका आदेश क्या करेंगे? तिष्ठ। दा धातु है तो उसका आदेश क्या करेंगे? यच्छ।
पा धातु है तो उसका आदेश क्या करेंगे? पीब। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, ठीक है। हम्म, पा धातु जो है वो पा धातु का आदेश क्या होता है? पीब नहीं, गलत है। देखिए वो ब पूरा है, पी नहीं, ब। पी। हाँ, पीब। पीब नहीं है। पीब बोलेंगे तो क्या होगा? हलंत होगा, लेकिन इसमें हलंत है नहीं है। नहीं, इसमें क्या है? पीब, यह संपूर्ण पीब। पीब। अरे यानी पीब प्लस अ प्लस मी। अगर पीब होता ना तो इसमें गुण होता, पीब होता तो गुण होता, लेकिन इसमें पीब है इसलिए इसमें गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या तो उपांत्य गुण या तो अंत्य गुण। तो अंत्य गुण में इसमें अंत में क्या होना चाहिए? ह्रस्व या दीर्घ नामी सर। जबकि अ क्या है? नामी है कि अनामी है? नामी। नामी अनामी अनामी। अनामी है, नामी नहीं है। अनामी नामी सर कहां से कहां तक है? तो ह्रस्व ई ई से लेकर कहां तक? औ तक। ह्रस्व ई से लेकर औ तक। यानी नामी की व्याख्या क्या है? अनवर्णानामी। ये इसके सूत्र है, अनवर्णानामी। यानी अवर्ण को छोड़कर बाकी सारे स्वर को क्या माना गया है? नामी माना गया है। अवर्ण में क्या क्या आता है? अ और आ। इसलिए इसमें पी ब अंत में क्या आया है? अ आया। तो इसलिए ये नामी नहीं है, ये क्या है? अनामी है। और गुण किसका होता है? नामी सर का होता है, इसलिए अंत्य गुण तो नहीं होगा। और अंत्य गुण नहीं होगा तो उपांत्य गुण होगा कि नहीं? अधिक होगा। ई है। तो चलिए इसका विश्लेषण कर लीजिए। तो क्या होगा? प प्लस ई प्लस ब प्लस अ। अब देखिए, अब बोलिए गुण होगा कि नहीं होगा? नहीं 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 होगा होगा। नहीं होगा। अभी तक तो बता रहे थे कि गुण होगा। नहीं होगा। नहीं अभी तक बता रहे थे ना कि गुण होगा, लेकिन ये गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपांत्य में क्या है? व्यंजन है। क्या है? उपांत्य में व्यंजन है ना। पी ब आ गया है, तो ब क्या है? व्यंजन है। तो कभी कभी ऐसे देखकर ये भ्रमित नहीं होना कि उसके पहले ई है तो गुण कर देना है। क्या करना है? इसका विश्लेषण करके देख लेना कि ये गुण होगा कि नहीं होगा। सही है। अब क्या लगेगा? तो इसी प्रकार पी ब प्लस अ प्लस मी। अब क्या करना है? अब वो नियम याद आ रहे हैं? 9वां नंबर नियम। 9वां नंबर नियम क्या था? सकारम होने वाले प्रत्यय को प्रत्यय के पहले अ तो 9वां नंबर नियम क्या था? अ के बाद अ या ए आए पूर्व क्रिया का लोप तो होता है। पूर्व के अ का लोप होता है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ये कहां से आ गए ये नियम? अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। तो पी ब अंत में क्या आया है? अ। और उसके बाद भी विकर्ण प्रत्यय अ, तो अ के बाद अ आया कि नहीं आया? आया है। तो इस नियम से क्या होगा? अ के बाद अ आने से पूर्व के अ का लोप हो जाता है। तो ये पीब में जो अ है उसका लोप हो जाएगा। तो फिर ये एक नियम और एक जोड़ना है पीब धातु में। तो फिर अब क्या हो जाएगा कि पीब प्लस अ प्लस क्या करना है? मी। अब उसके बाद म और वो से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है, और उसके बाद पीबा मी कर देना है। यानी पीबा धातु में ये एक नियम जोड़ा जाएगा। कौन सा? अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ठीक है। बाकी सारे जो सिद्ध है वह सिद्ध खुद के खुद हो जाएगा ना, सभी के सभी खुद से आप सिद्ध कर पाओगे कि नहीं पाओगे? कर पाओगे, कर पाएंगे। ठीक है। हाँ गुरुजी। चलिए, तो फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में ये सिद्धि के लिए कुछ यहाँ पर कुछ लोगों को मैं पूछ लूंगा, कुछ विद्यार्थियों को मैं पूछ लूंगा, जिसका कोई भी यहाँ पर सिद्ध करने दूं तो वह सिद्ध हो जाना है। चलिए हम प्रश्नोत्तरी चालू करते हैं कि जिस किसी आपका भी प्रश्न हो वह हैंड राइजिंग करें, और अगर किसी का प्रश्न नहीं हो तो हैंड राइजिंग किया हुआ हो तो उसको लोअर हैंड कर दें। ओके, बोलिए A31 क्या प्रश्न है? A31 क्या प्रश्न है?
नहीं है प्रश्न। ओके, A04 क्या प्रश्न है? नहीं प्रश्न प्रश्न हैंड नहीं, रेजिंग किया है। प्रश्न नहीं है तो लोअर हैंड कर दीजिए। जिसका प्रश्न ना हो वो लोअर हैंड कर दीजिए, जिसका प्रश्न हो वही हैंड राइजिंग करके रखें। ओके, A99 क्या प्रश्न है? गुरुजी इसका आपने 7वां पॉइंट क्या बताया? 6 तक तो हो गए, हम्म 7वां तो इन्होंने दे दिया गच्छामी, वो तो हमने लिखा नहीं इसमें। 7, 8, 9, 10, तो पॉइंट नंबर 7 क्या होगा? पॉइंट नंबर 7 जो जिसका जो नियम है, जो 24 नियम अभी हम लोग देखे, 23 के पहला 23 नियम और ये एक नियम, 24 नियम। इन 24 नियम में जिसका जिस स्थान पर जो नियम लगता है वो नियम लगाएंगे। सोचना पड़ेगा। सोच कर आइए, थोड़ा तो सोचना तो पड़ेगा ना, ट्राई कीजिए। धातु रूप सिद्धि पूरी अभी दिमाग में एकदम क्लियर नहीं हुई। नियम जरूर मेरे पास लिखे हुए हैं पर पूरी क्लियर नहीं हुई अभी। ओके ठीक है, ट्राई कीजिए। एक बार नियम को पढ़ लेना है, नियम पढ़ने के बाद नियम के अनुसार जो बता रहा है वो कार्य हमें करना है। चलिए, इसका 7वां क्या होगा? A77 का 7 नंबर क्या होगा? आगे जो आएगा उसमें 7 नंबर क्या होगा? किसी में 100 का रॉ भी होता है, किसी में रॉ का विसर्ग भी होता है, तो उसके अनुसार अभी 7वां नंबर में यही नियम आएगा, ये तो हम तो बता नहीं पाएंगे ना। सिचुएशन जिस अनुसार हो उस अनुसार होगा। नहीं, तिष्ठामह लिखा हुआ है ना। हाँ, तो तिष्ठामह में सबसे पहले क्या करना है? तिष्ठामस पहले तो करना है, पद बना देना है। तब पद क्या बनेगा? तिष्ठामस। उसके बाद 100 का रॉ करना है, तिष्ठामर, और उसके बाद रॉ का विसर्ग करना है, तिष्ठामह। अगर हम नमामह पहले सीख चुके हैं तो आराम से होगा। चलिए, A77 क्या प्रश्न है? A77 जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रच धातु है, उसका मतलब कौन से गण का है? ये भी छठे गण की है। देखिए, सामने गण लिखा था, कुछ धातु गम से लेकर पा तक वो पहले गण का था। चौथे गण के 3 धातु देखे, तो कौन से? मद, सम, श्रम और शम। ये 3 धातु किसका था? चौथे गण का था। और 2 धातु जो है, 2 धातु छठे गण के भी देखे, कौन से? जी गुरु, ईश और प्रच्छ और प्रच्छ। हाँ, प्रच्छ, इस और प्रच्छ, ये दोनों छठे गण का देखे। 10वें गण का अभी तक कोई देखा नहीं है, और 10वें गण जब आगे आएगा तब देखेंगे। जी प्रणाम गुरुजी। ओके, A89 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, तिष्ठामी का धातु कौन सा है? तिष्ठ नहीं है ना? नहीं, स्था धातु। क्या धातु है? स्था। हाँ, स्था धातु का आदेश तिष्ठ होता है, वहां पर कोष्टक में लिखा गया है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए A9 जी प्रणाम सर। हाँ जी। सर हमें ये सब आदेश क्यों करना होता है, क्यों करना चाहिए? आदेश क्यों करना चाहिए, सही है कि आदेश क्यों करना चाहिए। अगर आदेश ना करे तो उसमें अशुद्ध रूप होता है, गमामी नहीं होता है रूप। गमामी नहीं, ईसामी नहीं, पृच्छामी, ऐसे प्रच्छामी, ऐसे रूप नहीं होता है। वो क्या हो जाता है? उसे क्या बोला जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और हमेशा और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे बोलचाल के अनुसार ही व्याकरण बना है। व्याकरण जो बनाना है, इधर जो बनाना है ना, या तो बनाया गया है, वो किसके अनुसार? हमारे बोलचाल के अनुसार बना है। व्याकरण के अनुसार हम लोग बोलचाल नहीं करते, यानी पहले व्याकरण था फिर हम यहाँ पर बोलचाल चालू किए, ऐसे नहीं है। बोलचाल के अनुसार व्याकरण बनाया गया है। तो बोलचाल में ऐसे गमामी रूप नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। क्या आता है? गच्छामी ही आता है। तब वहां पर गम का ये गच्छ आदेश किया गया है। एक्चुअल गम का गच्छ भी नहीं होता है आदेश। वह एक्चुअल में क्या आदेश होता है वो हम मध्यम में बताएंगे। म का आदेश सिर्फ एकमात्र छ होता है, गच्छ नहीं होता है। क्या होता है? उसमें म आता है ना। क्या था? धातु क्या था? गम। ठीक है, तो गम के बाद यहाँ पर विकरण प्रत्यय अ आए गए, तो इस म का क्या हो जाता है? तो म का छ होता है। एक संधि के नियम से क्या होता है? म का छ होता है। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? गच्छ, गच्छ प्लस अ।
अब प्रश्न आता है कि बीच में चौ कहां से आ गया, फिर आता है ना, बीच में चौ कहां से आ गया। तो उसके लिए भी एक नियम है कि स्वर के बाद अगर छ आए तो छ द्विरुक्ति होता है। द्विरुक्ति का मतलब डबल होता है। तो ये स्वर, ये गौ में अ है कि नहीं है, गौ में अ है ना, तो फिर ये स्वर के बाद छ आ गया तो स्वर के बाद छ आ गया, तो फिर यहां पर क्या होगा, ये छ डबल हो जाता है, आधा छ और एक आधा छ। अब और एक संधि के नियम है कि संधि के और एक नियम है जो कि आगे जाकर आने वाला है कि अघोष आने पर सीट सिवाय के धूट व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का उसका पहला अक्षर होता है। तो ये छ क्या है, धूट व्यंजन है कि नहीं? धूट व्यंजन कितने हैं? धूट व्यंजन कितने भूल गए हैं? 24। क्या है? 24। कौन से? वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था, इसके सिवाय बाकी सारे व्यंजनों को क्या इधर क्या बोला जाए, धूट व्यंजन बोला जाता है कि नहीं? ये धूट व्यंजन है। तो ये धूट व्यंजन में ये छ भी आता है कि नहीं? आता है। छ कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग। तो ये छ का, ये च वर्ग का यानी ये पहला अक्षर, तो च वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा? च होगा। इसीलिए गम का क्या बन चुका है? गच्छ बन चुका है। ये इस प्रकार ये गम का गच्छ, एक्चुअल मौ का छ होता है, और छ होने के बाद संधि के नियम से सर के बाद छ आए तो छ का द्विरुक्ति होता है। द्विरुक्ति का मतलब डबल होता है, और जैसे ही डबल हुआ तो ये छ कैसे है? अघोष है। अघोष कितने? तो अघोष 10 है। कौन कौन से? वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और 300। ये 13 जो है, 10 नहीं, कितने? 13। ये 13 क्या आता है? अघोष होता है। तो छ क्या है? अघोष है। तो अघोष होने पर उसी वर्ग का उसका पहला अक्षर, इसलिए ये छ का च हो चुका है, इसलिए गम का क्या हुआ है? गच्छ हुआ है। अभी इसको उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ इतना अभी देखना है कि इसका आदेश ये होता है, इसका आदेश ये होता है। और आदेश इसलिए किया गया है क्योंकि हमें अशुद्ध रूप नहीं बोलना है, शुद्ध रूप के लिए ये सारे आदेश दिया गया है। तो सर इसी तरह ये जितने भी आदेश दिए गए हैं तो इनका भी इसी तरह हमें सिद्धि अगर आगे जाके करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे दा का यहाँ पे है तो उसका आदेश ये शब्द हो। सबके सब कुछ ना कुछ पीछे उसका रहस्य अवश्य में वो होता है जी। उतना अभी डिटेल्स अभी नहीं जाना है, सिर्फ इसका आदेश ये होता है, इतना अभी ध्यान रखिए। और इसमें सर हमने 10वें गण का क्यों नहीं है? क्योंकि 10वें गण का है, 10वां गण का भी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया है, आगे जाकर आएगा। अभी तक ये 10वां गण का एक भी आदेश वाला दिखाया नहीं है, 10वें गण का भी आदेश होता है। ओके जी सर, जी प्रणाम सर। ओके चलिए, A17 क्या प्रश्न है? A17। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अपने क थ र छ गण और स्पृ और मृग बोला, तो मृग का अर्थ क्या होता है गुरुजी? मृग का अर्थ आगे आने वाला है। मृग का अर्थ होता है ढूंढना, शुद्धि करना, शोधना, ये मृग का अर्थ होता है। वह आत्मनिपदी धातु है, इसलिए अभी इसका अर्थ यहाँ पर नहीं दिया गया है। मृग वह आत्मनिपदी है। अभी तक कौन से पद का हम धातु देख रहे हैं? परस्मैपदी देख रहे हैं ना, इसलिए ये परस्मैपदी दिया गया है। और गुरुजी इसमें आपने सिद्धि बोला है, वो 1 से 1, 4 और 6 की भी करनी है, 4 और 6 की भी करनी है सिद्धि? हाँ, सबके सब इसमें सिद्धि कर लेना है। ओके गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। A68। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। ये गुरुजी तिष्ठ धातु की संधि क्या होगी? तिष्ठ धातु का संधि के रूप? नहीं, संधि तो गुण रहित और गुण सहित है, तो वो संधि करेंगे तभी पता चलेगा ना। संधि नहीं, उसे विश्लेषण बोला जाता है। विश्लेषण। ओके, विश्लेषण। विश्लेषण क्या होगा? तो तिष्ठ, तो सबसे पहले क्या आया है? तो के साथ क्या जुड़ा हुआ है? रस्सई, यानी ती बन गया। अब क्या है उसके बाद? मूर्धन्य स। उसके बाद ही क्या है? ठ है ना, ऐसे तिष्ठ हुआ है। ओके, तो ये गुण रहित ही होगा ना धातु? हाँ, गुण रहित ही होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? मूर्धन्य स आ रहा है ना। हाँ गुरुजी, ये गुण रहित ही होगा। ओके, A75। A75। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ गुरुजी, आपने बोला ना कि वो आदेश अकारांत होने से गुण नहीं होगा,
तो फिर उसमें अगर लास्ट में आ भी आ जाएगा तो भी गुण नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। गुण कहाँ होता है? गुण किसका होता है? उपांत में ह्रस्व ई हो, ह्रस्व उ हो, ह्रस्व रू हो, या तो फिर अंत में ह्रस्व ई या तो दीर्घ ई, ह्रस्व उ या तो दीर्घ उ, ह्रस्व रू या तो दीर्घ रू, इतना हो। तो अगर आ जाए तो इसमें गुण होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, बराबर। प्रणाम गुरुजी। ओके, A8 A8 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो तिष्ठा मह का अगर सिद्धि करे तो उसमें 7 के पहले के रूल लगेंगे और उसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 9 ही हो रहे 10। यहाँ पे 10 लाइन दिए तो वही। देखिए शायद उसमें कोई एक अगर नहीं लग रहा है तो उसको कैंसिल कर देना है। अगर किसी में कम है तो एक ऐड कर देना है, लेकिन हमारे नियम स्टेप बाय स्टेप उसमें करते जाना है। हाँ, नहीं वो कि भाई कहीं मैं मिस्टेक तो नहीं कर रही हूँ कि ओके यहाँ। हाँ, इसीलिए पूछा। ओके जी गुरुजी, प्रणाम। चलिए A76 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपने जो पीब धातु का जो बोला है ना, तो वो जो अ के पूर्व अ का जो लोप करना आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। वो नियम कहाँ लगाना है? मतलब ये जो म और व से प्रारंभ होने वाला होने के बाद उससे पहले, क्योंकि म और व से प्रारंभ होने वाले धातु के पहले अ हो तो आ कर दें, तो फिर अ के बाद अ रहता ही नहीं है। नियम हमारा क्या है? अ के बाद अगर अ आए तो फिर कब आएगा वो? तो ये आ करने से पहले। ठीक है, मतलब ये नियम लगाने के बाद ही करना है ना? विक्रम प्रत्यय लगने पर धातु को आदेश होता है। हाँ, उसके बाद तुरंत कर देना है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। चलिए A64 आप कहा गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, आपने कहा ये जो आदेश है वो धातु करता है, वो जो हमारा व्याकरण है इसके हिसाब से, हम बोलचाल के हिसाब से व्याकरण करते हैं, तो ये जो धातु है वो हमारा पहले ही बोलचाल। आवाज कट हो रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं। फिर से रिपीट कीजिए आपका प्रश्न। गुरुजी, ये जो हमारे आदेश दिए हैं, हमारे धातु के गम का गच्छ है, स्था का तिष्ठा है, दा का यच्छ है, तो वो हमारे बोलचाल के हिसाब से जो ये आदेश दिए गए हैं, तो ये जो धातु है वो हमारे पहले ग्रामर में हमारे यहाँ इस लैंग्वेज में नहीं थे। मतलब लैंग्वेज में नहीं है, नहीं इस प्रकार का ये गम धातु, तो फिर ये नहीं समझना है कि गम धातु का कोई रूप होता ही नहीं है। होता है कहाँ पर? कर्मणि और भावे प्रयोग में। अभी हम लोग कौन से प्रयोग कर रहे हैं? कर्तरी। कितने प्रयोग है? 3 प्रयोग है। एक कर्तरी प्रयोग, दूसरा कर्मणि प्रयोग और तीसरा भावे प्रयोग। सिर्फ ये रूल कर्तरी प्रयोग के लिए है। किसके लिए है? जी गुरुजी, कर्तरी प्रयोग के लिए। कर्मणि प्रयोग में आदेश कोई होता ही नहीं, उसमें मूल धातु का ही प्रयोग होता है। तब मूल धातु क्या आएगा? गम ही आएगा ना। तब वहां पर क्या होता है? गम्यते, गच्छते नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? गम्यते, इष्यते। तब वहां पर क्या होता है? प्रच्छते। यानी वो कर्मणि और भावे के लिए है। कर्तरी के लिए सिर्फ ये रूल अभी समझना है और कुछ नहीं। आदेश आएगा। जी गुरुजी, हाँ समझ में आएगा। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।